नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 11 में, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं चाइना के बारे में। जैसा कि हमने जो पिछली क्लास में देखा था दक्षिण पूर्व में आने वाले इन 10 देशों के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में इन 10 देशों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइना के बारे में। अभी तक हम टोटल 18 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो सार्क संगठन जिसके अंतर्गत ये 8 देश आते थे, एक आसियान संगठन जिसके अंतर्गत ये 10 देश आते थे। ये जो 8 देश आते थे जिसमें थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और ये जो 10 देश आते थे जिसमें थे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो चलिए आज हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं। तो चाइना की यदि हम लोकेशन देखें तो ये रही, ये है चाइना। चाइना की यदि हम बॉर्डर्स की बात करें कि वह किन किन देशों के साथ लगाता है, तो इधर आता है नॉर्थ कोरिया, ऊपर आता है रशिया, इधर मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन देशों के साथ ये अपनी सीमा को लगाता है। अब यदि हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो इसकी राजधानी आती है बीजिंग, जो कि यहाँ पर है। ये रही इसकी राजधानी। उसके बाद ये वाला क्षेत्र आ जाता है शिनजियांग, इसे तिब्बत भी कहते हैं, इस तिब्बत का पठार भी कहते हैं। उसके बाद ऊपर में आ जाता है ये वाला शिनजियांग। इधर वाला जो क्षेत्र आता है इसे कहा जाता है इनर मंगोलिया। उसके बाद नीचे में इसका एक द्वीप आ जाता है हेनान द्वीप। यहाँ पर इसकी सेना का अड्डा है। चाइना की जो सेना रहती है वो कहाँ पर है? हेनान द्वीप पर है। इसके बाद इधर इसका जो बड़ा शहर आ जाता है वो है संघाई। संघाई प्रमुख शहरों में से, वो सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है इसका संघाई। और नीचे में आ जाता है यहाँ पर हांगकांग। यहाँ पर जो ये हांगकांग है ये अब चाइना के कब्जे में है। पहले ये यहाँ पर जो ब्रिटेन का राज था, पहले यहाँ पर किसका राज था? ब्रिटेन का राज था। उसके बाद ब्रिटेन ने इसे आजाद कर दिया तो ये चाइना के कब्जे में आ गया। अब यदि हम हांगकांग की इस कहानी को समझें तो यह बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटेन को कहा जाता था कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक जगह यदि सूरज डूब रहा है और दूसरी जगह सूर्योदय हो रहा है तो वहां किसी न किसी देश पर ब्रिटेन का कब्जा था। अंग्रेज देशों में कारोबार की नीयत से घुसते थे, कभी बल का सहारा लेते थे तो कभी छल का सहारा। आखिरी में उस देश को अपना गुलाम बना लेते थे, जिसमें से एक अपना देश भारत भी था। इस समय अंग्रेज चीन के साथ चाय और रेशम का कारोबार करते थे और इसके बदले चीन उनसे चांदी लेता था। अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था। तब अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने भारत के किसानों पर जुल्म करा और अफीम की खेती करना चालू की। इस अफीम को ब्रिटेन चोरी छिपे चीन में सप्लाई करने लगा और नतीजा यह हुआ कि चीन की एक बड़ी आबादी को इसकी लत लग गई। चीन की सरकार को जब यह पता चला तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। फिर अंग्रेजों ने अपनी ताकत का सहारा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया। इसे अफीम का युद्ध के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चीन को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के साथ एक संधि की फिर चीन ने, जिसे कहा जाता है नानजिंग ट्रीटी, और इस संधि के तहत चीन को अपना एक द्वीप अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा जिसका नाम था हांगकांग। फिर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध को अंग्रेज जीत तो गए मगर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उससे फिर यह साफ हो गया कि ब्रिटेन को जितने देशों पर कब्जा है वह लंबे समय तक कामयाब नहीं रह पाएगा। उसके बाद ब्रिटेन ने जीते हुए क्षेत्रों को, जीते हुए देशों को अब एक के बाद एक स्वतंत्र करना चालू कर दिया, जिसमें से उन्होंने हांगकांग को 1997 में आजाद कर दिया। और इसी के साथ एक समझौता किया था ब्रिटेन ने चाइना के साथ कि अगले 50 सालों तक चाइना इस हांगकांग को लोकतंत्र ही रखेगा। तो चाइना का एकमात्र शहर हांगकांग जहां आज भी चुनाव होता है। उसके बाद इसके बगल में आ जाता है मकाऊ। यहाँ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। उसके बाद जब पुर्तगाल ने इस क्षेत्र को आजाद किया तो यह भी चाइना के अंडर में आ गया। अब यदि हम चाइना को भारत के साथ में बाउंड्रीज को देखें तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, इसके साथ जो चाइना की बाउंड्री लगती है इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। उसके बाद यहाँ पर जो चाइना है इसने क्या किया कि यहाँ पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो ये वाली जो लाइन कहलाती है इसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो क्षेत्र है जिस पर चाइना का कब्जा है इसे कहा जाता है अक्साई चीन। और इधर वाले क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया इसे कहा जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब यदि हम चाइना के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो पहले हम देख लेते हैं पर्वतों को। चाइना में ऊपर में यहाँ पर एक पर्वत है अल्ताई शान का पर्वत, और इसके बाद यहाँ पर एक पर्वत है तियानशान पर्वत। इसके बीच ये दो जो पर्वत हैं इनके बीच के जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है जुगोरियन बेसिन। दो पर्वतों के बीच वाले जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है बेसिन, लेकिन इसका नाम है जुगोरियन बेसिन। इसके बाद इधर एक पर्वत आ जाता है कुनलुन पर्वत, और तियानशान कुनलुन के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है तारिन बेसिन।
इस तारिन बेसिन में एक झील पाई जाती है, लोबनू झील। यहाँ पर चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है। उसके बाद इधर में आ जाता है तिब्बत का पठार। ये जो पूरा पठार है इसे कहा जाता है तिब्बत का पठार। इधर में ये आ जाता है हिमालय और इधर में आता है अल्तुनशान का पर्वत। अल्तुनशान के पर्वत और ये यहाँ का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कैदान बेसिन। अब इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री को साझा करता है एक पर्वत जिसे कहा जाता है हिंदुकुश पर्वत। ये हिंदुकुश पर्वत इधर से आता है, यहाँ पर इधर से कुल्लुनशान पर्वत आ जाता है, इधर से हिमालय पर्वत आ जाता है। ये तीनों पर्वत जहां पर लड़ जाते हैं, यहाँ पर जो बहुत ऊंचा पठार का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है पामीर का पठार। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। उसके बाद चाइना में इधर वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मंचूरिया का मैदान। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है जिसे मंचूरिया का मैदान कहते हैं और एक मैदान यहाँ पर पाया जाता है जिसे कहते हैं लोएस का मैदान। अब यदि हम चाइना में मेरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर एक मेरुस्थल पड़ता है जिसे कहा जाता है तकलामकान मेरुस्थल और एक मेरुस्थल यहाँ पर पड़ता है गोबी मेरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मेरुस्थल सहारा मेरुस्थल, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मेरुस्थल गोबी मेरुस्थल। एक मेरुस्थल यहाँ पर पड़ता है जिसे कहा जाता है ओरडम मेरुस्थल। ये चाइना में पाए जाने मेरुस्थल हो जाते हैं। अब यदि हम चाइना में वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है एक खाड़ी जिसे कहा जाता है चिहली की खाड़ी। यहाँ पर एक सागर पाया जाता है जिसे कहा जाता है पीला सागर। इधर में चाइना के इस डायरेक्शन में आ जाता है पूर्वी चीन सागर और नीचे में आ जाता है जिसे कहते हैं हम दक्षिणी चीन सागर। अब यदि हम चाइना में नदियों की बात करें तो एक यहाँ से एक नदी आती है हुआंगहो नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लोएस का मैदान पड़ता है जिसकी जो मिट्टी है वह पीली है। हांगहो नदी उस मैदान से निकलती है तो इसका कलर भी पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रमुख नदी आ जाती है यांगतीसी यांग नदी। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, चाइना की सबसे प्रमुख नदी है, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। पीले सागर के पास मिल जाती है, पीले सागर के पास इसका मुहाना है। इस नदी पर एक बांध बना है जिसे कहा जाता है थ्री जॉर्ज डैम। यह चाइना के बड़े डैमों में से एक डैम है। फिर यांगतीसी यांग नदी में से एक नदी डिवाइड हो जाती है जिसे कहा जाता है पल्स नदी। यह जाकर दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। एक नदी इधर से आती है मेकांग नदी जो कि आसियान के कुछ देशों से निकलकर इधर दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। यह मेकांग नदी यहां से निकलकर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। एक इधर से नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सांगपो नदी। यह नदी चाइना में है यहां से यहां तक, तो इसे सांगपो नदी कहते हैं। जैसे ही ये भारत में एंट्री मारती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो यह चाइना की कुछ प्रमुख नदियां हो जाती हैं। अब यदि हम चाइना के फिजिकल मैप को देखें तो इसका जो ये क्षेत्र है इसमें से जो ये 75% है ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है चाइना का, जिसमें से कुछ मेरुस्थल में चले जाते हैं। इधर तिब्बत का पठार आ जाता है। चाइना का इधर जो ये वाला क्षेत्र है ये सिर्फ 25% है जो कि मैदानी क्षेत्र है। चाइना की अधिकतर आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा चाइना के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।